नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उत्तर प्रदेश को आतंकी साजिश के जरिए दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। जी हां, जानकारी आपको दे कुछ ही देर पहले उत्तर प्रदेश के एडीजी ने कहा है कि सीधे सीधे अलकायदा के गजवातुल हिंद संगठन से लेना देना उन आतंकियों का जिन्हें लखनऊ के काकोरी इलाके में पकड़ा गया है। लखनऊ के काकोरी इलाके से दरअसल 2 आतंकियों को धर दबोचा है यूपी पुलिस और एटीएस ने। बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है क्योंकि बड़े आतंकी खेल का प्लान था इनके हाथों में। चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश में बड़े धमाके की साजिश थी। कुकर बॉम्ब के जरिए विस्फोटक वहां से बरामद किए गए हैं। इन सब के जरिए उत्तर प्रदेश को दहलाने की साजिश थी और इसी में बड़ी कामयाबी आप इसे कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस और एटीएस की टीम ने आज काकोरी इलाके में इन आतंकियों को धर दबोचा है और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने खुद ही कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। जो बड़ी बातें थी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पाकिस्तान से जुड़े हैं गिरफ्तार आतंकियों के तार, अलकायदा के गजवातुल हिंद के हैं गिरफ्तार आतंकी। 15 अगस्त से पहले थी विस्फोट की एक बड़ी साजिश, अलग अलग जगहों पर विस्फोट कराने की साजिश थी। लखनऊ समेत पूरे यूपी में ब्लास्ट की साजिश रची जा रही थी। आतंकियों के कुछ साथी कानपुर में भी छिपे थे, ऐसी जानकारी भी प्रशांत कुमार ने दी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश। आतंकी मिन्हास के घर से विस्फोटक बरामद किए गए हैं। मसीरुद्दीन के पास से कुकर बॉम्ब बरामद किया गया है। पाकिस्तान के पेशावर में बैठा है हैंडलर अल मंडी। लखनऊ से 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। आतंकियों के पास बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिले हैं। गिरफ्तार आतंकियों के साथियों की तलाश जारी है। मिनाज अहमद, मसीरुद्दीन और दोनों आतंकी हैं उनके नाम है। 15 अगस्त से पहले बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करने की ये बड़ी कामयाबी कहा जाए कि सिराज के जो 3 बैग थे उनको ले जाया गया था। सिराज के 3 बैग को ले गई थी यूपी एटीएस और उसके बाद से ये लगातार जो ऑपरेशन संतोष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, काकोरी में इस वक्त क्या हो रहा है? दोपहर का सन्नाटा खत्म हुआ जब वहां पर अचानक यूपी पुलिस एटीएस इन आतंकियों को धर दबोचती है। इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है? तस्वीर पूरी दिखाइए जरा हमारे दर्शकों को। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो मिन्हास जो पकड़ा गया अलकायदा कनेक्शन में यूपी एटीएस के द्वारा, अभी चंद सेकंड पहले यूपी एटीएस के द्वारा जो मिन्हास पकड़ा गया उसके मां, उसके पिता और उसकी पत्नी को यूपी एटीएस की टीम अपने पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर के गई है और पूछताछ के बाद अब उनको यूपी एटीएस की टीम लगातार लेकर के गई है। मिन्हास पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका। मिन्हास के साथ एक और आरोपी जो था मरियाव इलाके का, उसको गिरफ्तार किया गया था। ये मिन्हास का जो घर है, यहीं से प्रेशर कुकर बम बरामद हुआ, जिसको लेकर के यूपी एटीएस के चीफ प्रशांत कुमार ने कहा कि इसी प्रेशर कुकर के दम पर ये 15 अगस्त को निशाना बनाने वाले थे। उत्तर प्रदेश को दहलाने की बहुत बड़ी साजिश थी। ये अलकायदा के गजवातुल हिंद जो मॉड्यूल था, जिसको कि संभल का जो चीफ था अलकायदा का, उसके मारे जाने के बाद ये उस मॉड्यूल से जुड़ गए थे। और उसके बाद जो मिन्हास जो पकड़ा गया है, सिराज के घर में सुबह से छापेमारी की जा रही थी। यूपी एटीएस के द्वारा 3 घरों में छापेमारी की गई। शाहिद, रियाज और सिराज के घर में सिराज के बेटे को गिरफ्तार किया गया है। सिराज के बेटे मिन्हास से पूछताछ की जा रही है और अब मिन्हास के पिता सिराज, उनकी मां और उनकी पत्नी को भी यूपी एटीएस पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है। जी बिल्कुल संतोष, आप नजर बनाए रखिए, हम आएंगे आपके पास। देखिए, इससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कुछ ऐसे धमाके जो प्रेशर कुकर के बॉम्ब के जरिए किए गए हैं। अगर आपको याद हो, दिल्ली वालों को जरूर याद होगा, भीड़ भाड़ वाले सरोजनी नगर इलाके में प्रेशर कुकर बॉम्ब से एक बार धमाका किया गया था। कोविड की तीसरी लहर खत्म हो रही है, कई बाजार, मॉल, सब कुछ अब उत्तर प्रदेश में खुल रहे हैं। ऐसे में लोगों की भारी भीड़ इन जगहों पर इकट्ठा हो रही है। उसी का फायदा उठाते हुए क्या प्रेशर कुकर बॉम्ब के इस्तेमाल के जरिए उत्तर प्रदेश को दहलाने की साजिश थी, न सिर्फ सरोजनी नगर में बल्कि ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, क्योंकि शक नहीं होता, लोगों को लगता है कि प्रेशर कुकर किसी ने खरीदा है और उसको वहीं पर कहीं पर जहां लोग चाट खा रहे हैं या आ जा रहे हैं वहीं पर छोड़ दिया जाता है और फिर यह धमाका होता है। बड़े पैमाने पर इससे नुकसान भी हो सकता है, जानमाल का नुकसान, और इसी के साथ एक दहशत फैलाने में कामयाबी मिलती है ऐसे अटैक के जरिए। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। विक्रम सिंह साहब, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश के, हमारे साथ जुड़ेंगे। राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ेंगे
करेंगे बीजेपी उत्तर प्रदेश के। हमारे साथ जुड़ेंगे राजीव राय समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत, राजनीतिक चर्चा एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ क्या इस कामयाबी के दम पर हम ये माने कि जो एजेंसियां थी वो सतर्क थी? क्या और भी सतर्क रहने की जरूरत है चुनावों के पहले? इन सब पर चर्चा करेंगे। ये आज की रेड क्या कह रही है, ये सब समझने की कोशिश करेंगे, डिकोड करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए जरा। तो क्या धमाकों से दहल जाता लखनऊ? तो क्या नवाबों के शहर में मच जाता कोहराम? अगर गिरफ्तार नहीं होते अलकायदा के 2 आतंकवादी मिन्हाज और मसीरुद्दीन। सूरज के आसमान चढ़ने के साथ ही लखनऊ के काकोरी में अचानक पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज से लोगों के कान खड़े हो गए। रविवार की दोपहरी का सन्नाटा सुरक्षा बलों की चहलकदमी से छिन्न भिन्न होने लगा। दोपहर करीब 12:30 बजे लखनऊ में काकोरी के दुबग्गा इलाके में एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ। वहां एटीएस और यूपी पुलिस की टीम ने अलकायदा से जुड़े मिन्हाज और मसीरुद्दीन नाम के 2 आतंकियों को उनके घरों से गिरफ्तार किया है। पहले जानिए कि इन आतंकियों के घरों से मिला क्या है। इनके घरों से 2 प्रेशर कुकर बम मिले हैं जो काफी हेवी विस्फोटक हैं। एक टाइम बम और जिंदा बम भी बरामद हुआ है। इसके अलावा कुछ हथियार भी एटीएस को मिले हैं। इसके अलावा छापेमारी करने वाली टीम को कुछ अहम दस्तावेज भी मिले हैं। साथ ही एटीएस टीम को मौके से कुछ जले हुए सुराग भी हासिल हुए हैं जिनकी पड़ताल की जा रही है। एटीएस की हमारी टीम ने अलकायदा समर्थित अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से असलहे तथा विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। हम आपको ये भी बता दें कि अलकायदा के गिरफ्तार आतंकियों का टेरर प्लान आखिर क्या था। जानकारी के मुताबिक लखनऊ समेत यूपी के कई शहरों में सीरियल ब्लास्ट की साजिश थी। माना जा रहा है कि आतंकी 2 से 3 दिन के अंदर किसी बड़े धमाके को अंजाम देने के फिराक में थे और इनके निशाने पर खासकर लखनऊ ही था। इसके लिए उन्होंने लखनऊ में भीड़ भाड़ वाले इलाकों की रेकी भी की थी। जो यूपी एटीएस का ऑपरेशन चल रहा था वो इस घर से एक ऐसा विस्फोटक मिला जिसको हैंडल करने के लिए यूपी एटीएस को बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाना पड़ा। बम डिस्पोजल स्क्वाड के जो एक्सपर्ट लोग थे वो आए, तब उस जो सामान को है वो तब ले जाया जा सका। और उसका डिटेक्शन बम स्क्वाड, जो एटीएस का जो डॉग स्क्वाड है, बम स्क्वाड है, उसने डिटेक्ट किया। डॉग स्क्वाड अंदर गया, डॉग स्क्वाड की मदद से उसका डिटेक्शन किया गया और उसके बाद बम स्क्वाड की जो एक्सपर्ट जो यूनिट थी वो उसको हैंडल करते हुए ले गई। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक अलकायदा से जुड़े 2 आतंकी मिन्हाज और मसीरुद्दीन के मंसूबे बेहद खतरनाक थे। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इन आतंकियों का टेरर कनेक्शन क्या है। दरअसल मिन्हाज और मसीरुद्दीन का कश्मीर कनेक्शन भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आतंकियों को पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से कमांड दिया जा रहा था। आतंकियों का हैंडलर उमर अल मंडी बताया जा रहा है और ये सभी आपस में टेलीग्राम नाम के सोशल मीडिया ऐप से संपर्क में थे। एटीएस के मुताबिक ये दोनों अलकायदा के स्लीपर सेल से जुड़े थे जो फिलहाल एक्टिव हो गए थे। पास में आए हैं। इन लोगों ने उमर अल मंडी के निर्देश पर तथा अपने अन्य साथियों के सहायता से 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की। एटीएस और यूपी पुलिस के एक्शन से साफ हो गया है कि देश के अंदर तक खूंखार आतंकी संगठन अलकायदा की पहुंच हो चुकी है। अलकायदा की यूपी और लखनऊ में सिलसिलेवार ब्लास्ट की नापाक प्लानिंग थी जिसे फिलहाल नाकाम कर दिया गया है। कामयाबी बड़ी है, लेकिन सवाल भी सामने है कि आखिर यूपी की राजधानी के बीचों बीच अलकायदा के आतंकी कैसे धमाके की प्लानिंग कर रहे थे। दूसरा सवाल यह है कि इतने दिनों तक कैसे सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। तीसरा सवाल ये कि अगर ये अपने खतरनाक मंसूबों में कामयाब होते तो कितना बड़ा नुकसान होता।
दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ समर्थ श्रीवास्तव और संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक। ये समझने की कोशिश करेंगे जो इस रिपोर्ट में आखिरी सवाल है कि कितना बड़ा धमाका हो सकता था, कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता था। वरिष्ठ अधिकारी, आईबी के पूर्व अधिकारी हमारे साथ टीएस तंवर साहब भी जुड़ गए, हमारे साथ डॉक्टर एमएच खान भी बीएसपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं, राजीव राय जी हमारे साथ बने हुए, राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए, विक्रम सिंह साहब पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के हमें बताएंगे कि इसका क्या अर्थ है। लेकिन उससे पहले संतोष के पास जल्दी से चलते हैं। संतोष, ये तस्वीरें हम बार बार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, कुछ महिलाओं को सबको लेकर वहां से जाया जा रहा है, जरा पहचान कराइए, क्या आतंकियों के परिवार वालों को अपनी गिरफ्त में लेकर अब सवाल पूछे जा रहे हैं ताकि उनसे जानकारी मिले कहां पर क्या, कैसे, कितने दिन से, सब कुछ। संतोष। देखिए, बिल्कुल ये जो 3 तस्वीरें, जो 3 लोग दिखाई पड़ रहे हैं गाड़ियों में, जो दिखाई पड़ रहे हैं, मिन्हास के पिता हैं सिराज, उनकी मां है मिन्हास की जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है अलकायदा कनेक्शन में, उसकी मां है, और जो तीसरी महिला दिखाई पड़ रही है वो उनकी पत्नी बताई जा रही है। परिवार के 3 सदस्यों को यूपी एटीएस की टीम विशेष सुरक्षा में लेकर के गई है। अभी हम उनको हिरासत में या गिरफ्तारी नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर है कि इन तीनों से भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि मिन्हास इस घर में रह रहा था। परिवार के लोगों को इसकी जानकारी थी कि नहीं थी, मिन्हास इस पूरी साजिश को कैसे अंजाम दे रहा था, घर वाले क्या कर रहे थे, क्योंकि उनकी जो पत्नी है वो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी तमाम बार इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, चाहे वो दिल्ली स्पेशल सेल हो, चाहे वो दिल्ली का बाटला हाउस कांड में भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का एक कनेक्शन सामने आया था। जो लोग पकड़े गए थे वो कभी पूर्व छात्र रहे हैं इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के। तो इस तमाम एंगल्स पर भी जांच की जाएगी यूपी एटीएस। परिवार वालों को आमने सामने बैठा करके इस बात की तस्दीक की जाएगी कि मिन्हास की इस जो आतंकी जो साजिश थी, क्या उस साजिश में, उस प्लानिंग में परिवार के अन्य लोग भी शामिल थे, या सिर्फ मिन्हास के दिमाग की खुराफात थी कि वो देश में इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दे रहा था, अलकायदा के संपर्क में आकर के उत्तर प्रदेश को दहलाने की नापाक साजिश रच रहा था। इसकी तस्दीक के लिए यूपी एटीएस की टीम परिवार के 3 लोगों को ले गई है। उनको आमने, हो सकता है कि उन जो मिन्हास के द्वारा जो जानकारी दी जाएगी उसकी तस्दीक करवाई जाए, उनके पिता से, उनकी पत्नी से, उनकी मां से, उसकी क्रॉस चेकिंग के लिए ले गई है। अभी इसके बारे में आधिकारिक तौर पर कि क्या सवाल किए जाएंगे, क्या आमने सामने करवाया जाएगा मिन्हास को कि नहीं, इस पर अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि होना बाकी है। लेकिन इतना जरूर है कि ये कैमरे में कैद है। मिन्हास के परिवार के 3 लोग, यानी उनके पिता सिराज, उनकी मां और उनकी पत्नी को यूपी एटीएस हिरासत में लेकर के अपने साथ रवाना हुई है। जी विक्रम सिंह साहब, संतोष बने रहिए, कोई भी हरकत वहां पर हो फौरन इशारा कीजिएगा, सीधे लाइव आपके पास आएंगे। विक्रम सिंह साहब, जरा बताइए, इससे पहले कि ये बहस राजनीतिक हो जाए कि चुनाव में कौन क्या भुनाने की कोशिश कर रहा है, कितनी बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है, अलकायदा से लिंक थे, ये अपने आप में क्या कह रहा है, ऐसे स्लीपर सेल्स अगर हैं तो वो कितने बड़े खतरे की निशानी। और इसी के साथ पूरी तस्वीर जो आप समझाएं कि अगर लखनऊ के काकोरी इलाके में इस तरह का स्लीपर सेल है, कितना खतरनाक हो सकता है। अंजना जी, पहले मैं यूपी एटीएस, यूपी पुलिस को बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत सफल अनावरण किया इस खूनी षड्यंत्र का। इसके तार पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से, और ये इसकी हैंडलिंग आईएसआई के द्वारा की जा रही है। अंसार गजवातुल हिंद ये इसके संगठन का नाम है, और जिस तरीके से रेडिकलाइजेशन इनका हुआ है, और इनके यहाँ से 7 किलो विस्फोटक, 5 प्रेशर कुकर, 1 पिस्तौल और अन्य आपत्तिजनक सामग्री मिली है। ये पहले भी अंजना जी ये क्षेत्र रेडिकलाइजेशन के लिए और उमर गौतम की गतिविधियों की वजह से ये बहुत ही ज्यादा कुख्यात रहा है, और ये एक संवेदनशीलता की पराकाष्ठा पर रहा है। स्मरण रहे कि लखीमपुर खीरी से बिल्कुल लगा हुआ है, और यहाँ से आवागमन के रास्ते नेपाल और लखीमपुर खीरी संवेदनशील है, क्योंकि उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा से लगा हुआ है। वहां से जो फेक इंडियन करेंसी है, विस्फोटक है, भागने के और आने जाने के रास्ते बड़े सुगम है। इसलिए उसका जो चुनाव सिलेक्शन हुआ है इस जगह का, ये स्ट्रेटेजी के तहत हुआ है। इनके जो स्लीपर सेल हैं, इनके अलग अलग तरीके से कौन क्या चीज उपलब्ध कराएगा, कौन रेकी करेगा, कौन मानचित्र देगा और कौन नेविगेट करेगा। रिमोट कंट्रोल अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे, फुट सोल्जर दुबग्गा काकोरी में, हैंडलर और स्लीपर सेल अन्यत्र अलग अलग स्थानों पे, और उनको जो चीज उपलब्ध करानी है अलग अलग तरीके से कट ऑफ सिस्टम से अंजना जी इनको उपलब्ध कराई गई। फिर इसको असेंबल करने के तरीके आपके जो टेलीग्राम ऐप है उसके माध्यम से इनको एक्सप्लेन किया गया।
टेलीग्राम ऐप ऐसा है कि शायद कम लोग जानते होंगे इस पैनल पे कैसे उसको इस्तेमाल किया जाता है, कैसे हम उसको दुरुपयोग कर सकते हैं, उसका एन्क्रिप्शन क्या होता है। लेकिन अगर ये मसरुद्दीन और शकील और मिनहाज इसके भली भांति जानते थे इसके इस्तेमाल को, तो ये दिखाता कितने शातिर दिमाग के थे, इनका प्रशिक्षण किस स्तर का था और इनके मंसूबे क्या थे और इनके अंदर जो सामर्थ्य था कितना भयावह था। और ये एक संतोष का विषय है कि इनके बारे में कार्रवाई हो गई और इनके परिवार से भी पूछताछ जारी है, जिससे कि इनके मंसूबे, इनके गिरोह, इनको मददगार, इनके बारे में वांछित जानकारी पूछताछ से जरूर प्राप्त होगी। ठीक है, इससे पहले कि मैं त्रिपाठी जी के पास और राजीव राय जी के पास जाऊं, एक कमेंट और चाहती हूं। अब सवाल ये उठेगा कि देखिए ये इंटरनेशनल लिंक दिख रहा है ना विक्रम सिंह साहब, अब इसका अर्थ ये है कि क्या अलकायदा जैसे संगठन भारत में जमीन बना रहे हैं? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान से उसका हैंडलर वहां पर मौजूद था, तो जिस तरह से वो पाकिस्तान बेस्ड टेररिज्म का सीधे उत्तर प्रदेश लखनऊ में अगर एक स्लीपर सेल इस तरह का बन रहा है, तो ये अच्छे संकेत नहीं है इस पूरे देश के लिए अगर आतंकवादी साजिशों को अंजाम देना है। एक तीसरा सवाल मैं इसमें जोड़ना चाहती हूं और वो सवाल ये है कि मतलब यहां के भारतीय लड़कों का इस तरह से ब्रेन वॉश होना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि ये सब हो रहा है तो इस पर हम कैसे नियंत्रण पाएंगे? क्योंकि ये जो टेलीग्राम ऐप आप बता रहे हैं सर, अनेकों ऐसे ऐप्स हैं जिनको ट्रैक कर पाना मुश्किल। अब ये व्हाट्सएप और ये सब तो पुरानी बातें हो गई। हमने देखा कि उसको जब हो रहा था कि शायद बैन हो जाए, तो बहुत सारे ऐसे ऐप मशरूम की तरह सामने आ गए। अब ऐसे में तीनों सवालों का मुझे जवाब दीजिए, कितनी बड़ी चिंता अगर अलकायदा जैसे संगठन पैर जमा रहे हैं इंडिया में, ब्रेन वॉश कर रहे हैं हमारे यूथ को, और तीसरा अगर हैंडलर पाकिस्तान से इस तरह से ऐसे ऐप्स के जरिए बात करता है। अंजना जी, आपके तीनों सवालों का जवाब, सबसे पहले ये पहली बात नहीं है कि अलकायदा ने अपने पैर यहां जमाने की कोशिश की। 1996 में जनपद सहारनपुर में मुठभेड़ के बाद सैयद मोहम्मद उमर शेख, जो अलकायदा का नंबर 2 था ओसामा बिन लादेन के बाद, वो गिरफ्तार किया गया। इसके पहले 13 मार्च पिछले वर्ष ISIS का एक टेररिस्ट मुठभेड़ में मारा गया। और रही बात रेडिकलाइजेशन की, रेडिकलाइजेशन केवल भारत की समस्या नहीं है, पूरे विश्व में ये कुंसित प्रयास किया जा रहा है कि इम्पैशनेबल एज के युवाओं को ब्रेन वॉश किया जाए। लेकिन जहां जहां की सरकारें, जनता जागरूक है, इस कैंसर से अपने बच्चों को बचा रही हैं और उनको मेन स्ट्रीम मिला रहे हैं। हमारे यहाँ भारत से ज्यादा उदार दृष्टिकोण विश्व में कहीं नहीं है। सऊदी अरब से ज्यादा मस्जिदें हमारे भारत में हैं। हमारे यहाँ जितना आराम से और जितने खुले वातावरण में हमारे मुस्लिम भाई बहन जीवित हैं, उतना विश्व के नहीं, ये मेरा दावा है। तीसरी चीज, इनको मेन स्ट्रीम में लाना, इसके ऊपर सिंगापुर के बड़े अच्छे प्रोग्राम्स हैं, इंग्लैंड के हैं, उसको हमको यूनिवर्सल बेस्ट प्रैक्टिस की तरह भारत में लाना चाहिए। अंजना जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ रही हूं सर, लौटूंगी आपके पास। बहुत सारे सवाल अभी मेरे मन में, और मुझे याद है सरोजनी नगर में ऐसा ही, जब भीड़ भाड़ वाले इलाके में जहां पर चाट लोग खा रहे थे, वहां पर प्रेशर कुकर रख दिया गया था और धमाके हुए थे, काफी नुकसान हुआ था। एग्जैक्टली कितने लोगों की मौत हुई थी वो जरा देखना पड़ेगा, लेकिन ऐसे धमाके भीड़ भाड़ वाले इलाकों में किए जा चुके हैं। लेकिन त्रिपाठी जी, ये सिर्फ पीठ थपथपाने का वक्त नहीं है, ये वो वक्त भी है जब आपको समझना पड़ेगा कि अलकायदा जैसे संगठन भारत में पैर पसार रहे हैं। और मतलब सिर्फ इस पर राजनीतिक रूप से वाहवाही नहीं, उससे आगे भी बढ़ने की जरूरत है कि कैसे इसका अंत सोचा जाए। जैसा वो कह रहे हैं कि सिंगापुर मॉडल या अलग जगहों से हमारे लड़कों को अगर वो ब्रेन वॉश कर रहे हैं, तो उसको भी रोकना एक बड़ी चुनौती होगी ऐसे स्लीपर सेल्स। देखिए अंजना जी, आपने ठीक बात कही है कि ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है, बेहद संवेदनशील है। देश के नागरिकों की, उत्तर प्रदेश के नागरिकों की जीवन सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है, और सुरक्षा से जुड़े हुए विषय पर निश्चित तौर पर पीठ हम जरूर थपथपाएंगे। आज खुफिया एजेंसियों के तमाम से जुड़े हुए जो जवान हैं उनकी भी, और यूपी ATS की भी जरूर पीठ थपथपाएंगे कि सही समय पे सही सूचना को एक्सप्लोर किया और इन आतंकियों को धर दबोचा है। देखिए, ये इस बात के लिए पीठ हम अपनी जरूर थपथपाएंगे कि आज बहुत वेल कोऑर्डिनेशन है पूरे देश भर में। अलग अलग राज्यों की जो एजेंसीज है, जो ATS है, अलग अलग NIA है, IB है, इन सबका बहुत वेल कोऑर्डिनेशन है। और यही कारण है कि अब देश में जो लगातार पहले भय का वातावरण होता था कि कब बम विस्फोट होगा, कहां बम विस्फोट होगा, कहां आतंकी घटना हो जाएगी। मुझे याद है, मैं सिलसिलेवार कहिए तो उत्तर प्रदेश की कुछ घटनाएं बता सकता हूं कि 2005 में किस तरह से अयोध्या में बम धमाका हुआ था, 2006 में किस तरह से वाराणसी में बम धमाका हुआ था, 28 लोग मरे थे। उसके बाद किस तरह से अयोध्या में, लखनऊ में, वाराणसी में और फैजाबाद में किस तरह से सीरियल ब्लास्ट हुए थे। हमें ये सारी घटनाएं याद है और इन घटनाओं को याद करके फिर दहशत होती है।
डर लगता है, लेकिन हम भरोसा दे रहे हैं कि अब देश में, प्रदेश में कहीं भी किसी प्रकार की कोई आतंकी घटना नहीं घटने पाए। इसके लिए सुरक्षा कर्मी, इसके लिए सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां लगातार चौकन्नी है और हर छोटी से छोटी घटना पर तुरंत रिस्पॉन्स कर रही है, त्वरित उसको बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के, बिना किसी तरह के कोई प्रश्न। राजीव राय जी, क्या खामी दिख रही है आपको सरकार की इसमें? ठीक है, मैं आ रही हूँ। राजीव राय जी, क्या खामी दिख रही है सरकार की? अंजना जी, कुछ सवाल जो होते हैं ना, राजनीति से, जात से, धर्म से ऊपर होने चाहिए। जो आपने दूसरे सवाल में आदरणीय विक्रम सिंह से 3-4 क्वेश्चंस पूछे, मैं पूरी तरह आपकी चिंता से सहमत हूँ। वो सवाल मेरे मन में भी थे। परेशानी तब होती है जब आपने बोला पीठ न थपथपाए और इन्होंने गिनवाना शुरू कर दिया। और कितना बड़ा अन्याय किया अंजना जी पुलवामा के शहीदों के साथ। इनकी वो एजेंसीज है बता दे रही है, देश को आश्वासन दे रही है, सारे गिना लिए, पुलवामा के शहीदों का नाम नहीं लिया। 300 किलो RDX पहुंच गया, चुनाव से पहले का मामला है, उसको चुनाव में लोगों ने भुगा लिया और आज तक देश को नहीं पता है वो कैसे पहुंचा। मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत गंभीर चिंता का विषय है। इस पर न पीठ थपथपाने की, ना अननेसेसरी पॉलिटिसाइजिंग करने की जरूरत है। जांच एजेंसियों के जो हमारे अधिकारी, जो हमारे जवान पकड़े, निसंदेह बधाई के पात्र हैं। और मैं बस इतना ही उम्मीद करता हूं, इतना ही निवेदन करता हूं सरकार से कि इसको पुलवामा मत बनाना, क्योंकि तब लोकसभा का चुनाव था, विधानसभा का चुनाव है। इसको लॉजिकल कंक्लूजन में ले जाना। और सवाल सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है। हम किसी और चैनल पर थे जहां 2-2 जनरल बैठे हुए थे और बता रहे थे देश में किस तरह फैल रहा है। तो देश का चिंता है और देश की चिंता में हम आपके साथ हैं, सरकार के साथ हैं, सबके साथ हैं। इसको ब्लेम गेम और पॉलिटिसाइजिंग करना बहुत गलत बात है। और पीठ थपथपाने से पहले शहीदों को जरूर याद रखना चाहिए। क्योंकि आखिरी लाइन जोड़ दे रहा हूं अंजना जी, ये वही सरकार है। खान साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ जी, लेकिन उससे पहले मैं तंवर साहब आपके पास एक बार आना चाहती हूँ जी। ये अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों का हिंदुस्तान में पैर जमाना, ये क्या कह रहा है तंवर साहब? देखिए, अलकायदा का जो प्लान है वो ओसामा बिन लादेन ने 3 बात कही है। उन्होंने कहा था कि खुदा बहुत मेरे ऊपर मेहरबान था कि मैं मुस्लिम परिवार में जन्म लिया, मैं अरब देश में जन्म लिया और मैं हिजरा 1377 में जन्म लिया। 3 बात है, मुस्लिम, दूसरी बात यह है लोकेशन अरब, और तीसरी बात है होली टाइम ऑफ इस्लाम। तो हिंदुस्तान में जो हमारी सिचुएशन आज है, अलकायदा कभी भी ऑपरेशन करता है तो उस देश की सिचुएशन को वो पहले भांपता है। हमारे देश में अभी रिसेंटली जो सिचुएशन, सिक्योरिटी सिचुएशन हुई है, वो सिचुएशन ऐसी है कि अलकायदा को लग रहा है कि अब हमारे ऑपरेशंस आसानी से ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। और समय ऐसा आया है, ईद आ रही है, 21 तारीख को ईद है, इलेक्शन का टाइम हुआ है, योगी जी की पॉलिसी आई है कि किस तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल होना है। अफगानिस्तान से अमेरिकन जा रहे हैं और अभी जो है आपने देखा कि इजरायली एम्बेसी के सामने कुछ बम ब्लास्ट हुए। तो जो सिचुएशन है कंट्री में, उसको देख करके अलकायदा प्लानिंग करता है। और ये जो आपकी काकोरी सेल है, जो सेल अभी खोली है, ATS को बधाई दूंगा कि बड़ा अच्छा टाइमली, क्योंकि ऑपरेशन रेड के बाद तो सारी चीज सामने आती हैं, लेकिन इसमें पीछे कितना कठिन परिश्रम होता है। तो अलकायदा ने भी बहुत परिश्रम किया है। और जब से गजवाल हिंद के नाम से इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन अल जवाहिर ने शुरू किया, तो उसकी नींव बड़ी तेजी से हिंदुस्तान में फैल रही है। तो ये हमारे लिए समस्या है। और अलकायदा के ऑपरेशंस बड़े भयानक हैं। वो बड़े प्लान करके, आप जाते हैं 9/11 अमेरिका में हुआ, इससे पहले अफ्रीका के अंदर अमेरिकन एम्बेसीज के ऊपर अटैक हुआ। तो अलकायदा की प्लानिंग बड़ी डीप है। और हिंदुस्तान ऐसी बात नहीं है, हिंदुस्तान की एजेंसी भी तैयार हैं। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि ये इतना बड़ा ऑपरेशन टाइमली डिटेक्ट हो गया। लेकिन अभी आवश्यकता है कि इन्वेस्टिगेशन बड़ी तेजी से और बड़ी सुचारुता से, बिल्कुल, और कोई कड़ियां जो है वो अंत तक आपको जांच की ले जानी होगी। खान साहब, जांच की कड़ियां अंत तक पहुंचनी होगी, क्योंकि आपको उस लिंक तक, उन हैंडलर्स तक पहुंचना होगा। और ये बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि मामला इंटरनेशनल हो गया है। अगर पाकिस्तान में हैंडलर्स थे, सरकार और ATS की, इसमें आपको नहीं लगता कि यूपी पुलिस ATS की बड़ी कामयाबी है? खान साहब। नहीं अंजना जी, देखिए, मैं आप 2-3 बातें सवाल जब की है तो उसमें 2-3 बातों का मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। देखिए,
सवाल नंबर जो तीसरा आपका था कि यहाँ तक नौबत आई कैसी, इंटेलिजेंस यहाँ तक पहुंची क्यों नहीं? थाने जिस थाने में काकोरी लगता है उस थाने की पुलिस कर क्या रही थी कि इतना बड़ा तक पहुंच गया? यहाँ उत्तर प्रदेश में, ये लखनऊ में अलकायदा का पहुंचना ये बहुत ही चिंताजनक है। और इतना चिंताजनक है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री बैठते हैं, यहाँ पर होम सेक्रेटरी बैठते हैं, यहाँ पर डीजीपी बैठते हैं, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के एडीजी बैठते हैं, सारे लोग यहाँ पर बैठते हैं। उसके बाद यहाँ तक ये पहुंच करके इतना काम अंजाम देने की ठीक है त्रिपाठी जी, इसका जवाब, ये मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश का अब नहीं रह जाता है विक्रम सिंह साहब। ये मामला अब सिर्फ उत्तर प्रदेश का इसलिए नहीं है क्योंकि हैंडलर पाकिस्तान में बैठा हुआ है। आप यहां पर आतंकियों के परिवार वालों को पकड़ रहे हैं, आप उनसे पूछताछ करेंगे, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, तारों को जोड़ेंगे, हैंडलर तक कैसे पहुंचेंगे? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, अगर अलकायदा तक लिंक्स हैं तो उन लिंक्स तक पहुंचना, उनको पकड़ना, और अगर ऐसे स्लीपर सेल्स वो और जगहों पर चला रहे हैं, क्योंकि इन आतंकियों के भी जानने वाले कुछ कानपुर में बैठे हैं, वो ऐसे तमाम स्लीपर सेल्स तक पहुंच पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। सिंह साहब। अंजना जी, इसमें 3 भागों में बात के प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। एक जो उत्तर प्रदेश से सीमित है, दूसरा जो भारत में है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। उत्तर प्रदेश का जो काम है, चाहे कानपुर का हो चाहे कहीं का भी हो, वो हम करने में सक्षम है। और एनआईए के माध्यम से जो चीज भारत में हो सकती है वो भी बड़ी आसानी से उसका हम संपादन और रोड मैप के जरिए उसको हम पूरा कर सकते हैं। कठिनाई कहाँ आती है? जब आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रेड कॉर्नर नोटिस या जो मुंबई धमाका हुआ उसमें आपने देखा आपको 1% कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद आपने ये देखा कि जो कश्मीर के घटना में आपने पाकिस्तान से तथाकथित एक सहयोग की बात की, तो उनकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने हमारे ही एनएसए को संबंध भेज दिया कि आइए हमारे सामने बयान दीजिए। उनका नॉन कोऑपरेशन एक ऐसा रिकॉर्ड तोड़ वाला उन्होंने क्रम किए हैं कि वो सहयोग के तौर पे असहयोग की पराकाष्ठा पर हैं। तो उनसे तो सहयोग की आप बात न करें, उनसे सहयोग नहीं, उनका फिर प्रत्युत्तर दिया जाता है कि जो कि नॉन गांधीयन होता, जो कि पहले भी हम लोगों ने पहले उत्तर दिया था, उसके बारे में विचार करना होगा। तो 2 खंड हुए, एक उत्तर प्रदेश, एक भारत और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हमने देखा है कुलभूषण यादव के केस में लेने और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमें कामयाबी थोड़ी बहुत मिली, लेकिन ऐसे प्रकरण में जहां अलकायदा है तो बहुत संगठित राष्ट्र ऐसे हैं जो कि इस दिशा में कार्रवाई नहीं होने देंगे, उनके निहित स्वार्थ हैं। इस दिशा में यहां पर आकर के फिर आपको जब रेड कॉर्नर नोटिस फेल हो जाती है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फेल हो जाता है, पाकिस्तान तो एक फेल स्टेट है ही है और टेररिस्ट की जर्नी है जिसने उसामा बिन लादेन को छुपाया और उसको अलकायदा को प्राणवायु और ऑक्सीजन देने में पाकिस्तान का एक बहुत मेजर रोल रहा है। तालिबान से उसके क्या संबंध है सारी दुनिया को मालूम है। इन परिदृश्य में अंजना जी, भारत को अपनी एक रोड मैप और एक एक्शन प्लान तैयार करना होगा कि इन परिस्थितियों में जब ये अंतर्राष्ट्रीय तार जुड़े हैं, किसी शक्तिशाली राष्ट्र को और इंटरनेशनल पावर को ये डराने धमकाने बंदर गुड़की देने का समय समाप्त हो गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक नीति तैयार होनी है, टॉलरेंस टू टेरर, और उसमें चाहे पाकिस्तान हो चाहे कोई भी हो, उसके विरुद्ध कार्रवाई करना पड़ेगा। अंजना जी। ठीक है, जल्दी से त्रिपाठी जी, ये सब करने की जिम्मेदारी अब आपकी सरकार की होगी, पहुंचना इन लोगों तक होगा और अंत तक एक इन्वेस्टिगेशन ऐसा हो जो कंक्लूसिव हो और आगे के लिए आप उसको फॉरवर्ड प्लानिंग के साथ कर पाए कि भैया आगे ऐसा नहीं हो। निश्चित तौर पर होगा, हर कड़ी से कड़ी जोड़ी जाएगी, हर तार से तार जोड़ा जाएगा, कहां तक किस तरह से तार से इनकी मॉडस ऑपरेंडी क्या है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दोनों आतंकी जिंदा गिरफ्तार किए गए। इससे पहले भी 2017 में सैफुल्लाह को लखनऊ में यहाँ मार गिराया था पुलिस ने। अगर ये भी एनकाउंटर होता, इसमें मार गिराया जाता, तो मुझे लगता है शायद और कड़ियों को ढूंढने में शायद मशक्कत करनी पड़ती, एटीएस को कठिनाई होती। लेकिन आज ये दोनों जिंदा पकड़े गए हैं, बहुत सारे तार कड़ियां इनकी जोड़ी जाएंगी और जो भी इनके देश के बाहर बैठे हुए आका हैं, उन आकाओं को भी सबक सिखाने का समय है। निश्चित तौर पर हमें पूरा विश्वास है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर कि जिस तरह से वैश्विक स्तर पर भारत को आगे लेकर के बढ़े हैं, पाकिस्तान को अलग थलग करने में हम काफी हद तक आगे बढ़े हैं। आगे आने वाले समय में और परिस्थितियां अनुकूल होंगी, जो इनके विदेशी आका हैं उन विदेशी आकाओं पर भी कठोरता से जरूर कार्रवाई होते हुए दिखेगी। ठीक है, राजीव राय जी पूरा वो रोड मैप दिखा रहे हैं, आपको भरोसा हो रहा है? अंजना जी, इसमें प्रदेश में और देश में वो सरकार है जिसके रहते दुनिया की पहली इकलौती घटना हुई कारगिल का, जिसमें महीनों से पाकिस्तानी बैठे हुए थे, देश की सरकार को भनक नहीं था।
दुनिया में पहली इकलौती घटना हुई जहां पार्लियामेंट तक आतंकवादी घुस गए, और पहली इकलौती घटना हुई जब पुलवामा में चुनाव से पहले हमारे दर्जनों सामानों को शहीद कर दिया और लोग ताली बजाते रहे, चुनावी नारे देते रहे। बात बहुत अच्छी लगती है, मुकदमा छोड़ने वाले लोग जब इस तरह की बातें करते हैं ना, सच बताऊं खून खौलता है, खून खोलता है ऐसे लोगों पर जो आतंकवादियों को छोड़ने का समर्थन करने वाले लोग हैं। अरे आतंकवादियों को छोड़ने का समर्थन किया था ना, हाईकोर्ट का जस्टिस आर के अग्रवाल का ऑर्डर पढ़ के सुनाऊं क्या? जस्टिस आर के अग्रवाल का ऑर्डर पढ़ के सुनाऊं क्या? इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज का ऑर्डर पढ़ के सुनाऊं क्या? 19 आतंकवादियों को छोड़ने की सिफारिश की थी। जज साहब ने कहा कि क्या भूषण दे देंगे क्या? आतंकवादियों को छोड़ने वाले आज बैठकर के जितने भी कर रहे हैं, शर्म नहीं आती है? कहां से लाते हैं इतना नैतिक बल? कहां से इतना नैतिक बल आते हैं? अभी आतंकवादी अगर मार गिरे होते ना, आंसू पोंछने पहुंच जाते हैं, ये आंसू पोंछने पहुंच जाते हैं। अगर आतंकवादी मार गिराया गया होता, ऐतिहासिक गद्दार हो आप, ऐतिहासिक गद्दार हो जिन्होंने अंग्रेजों का मारी जो अभी आज का नया दिन है, सरकार बना रहे थे, जो ध्रुव सक्सेना से पाकिस्तानी आतंकवादी के मुख्यमंत्री के साथ ध्रुव सक्सेना को कौन था? ध्रुव सक्सेना को कौन था? हिम्मत नहीं है सुनने की, हिम्मत नहीं है सुनने की। पुलवामा की घटना पर वोट मांगने वाला देश धिक्कार रहा है। ध्रुव सक्सेना आतंकवादी था, तुम्हारे मुख्यमंत्री के साथ था। आजादी से पहले और आजादी के बाद तक, आजादी से पहले और आज तक देश के सबसे बड़े गद्दार आप लोग हो, देश के सबसे बड़े गद्दार हो, देश के सबसे बड़े गद्दार हो। 3 पीढ़ियां माफी मांगने से नहीं होगा, 3 पीढ़ियां माफी मांगने मांगेगा। कार्रवाई की मुकदमा लिखा इन्होंने, बेशर्म सरकार के बेशर्म मंत्रियों, बेशर्म प्रवक्ता पुलवामा के नाम लेते ही भड़क गए, पुलवामा के नाम लेते मिर्ची लग गई, पुलवामा के नाम लेते मिर्ची लग गई। क्यों मरवाया था पुलवामा के शहीदों को सरकार बनाने के लिए? पुलवामा में हमारे को शहीद करा था सरकार बनाने के लिए। आपकी हिम्मत कैसे होती है? इतनी ताकत, इतनी नैतिक साहस कहां से लाते हैं? आतंकवादी और गद्दार भारतीय जनता पार्टी ठीक है, तो पूरा वक्त निकल जाएगा। जल्दी से एक बार तंवर साहब आपका कमेंट। ऐतिहासिक गद्दारों की सरकार। अंजना जी, बड़ा दुख होता है कि जब हमारी एजेंसी और देश के निकालिए तंवर साहब, जब हमारी एजेंसी और देश के बारे में ऐसी बातें कही जाती हैं, बहुत दुख होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। विक्रम सिंह साहब ने बताया उमर शेख के बारे में, मैं आपको बता रहा हूँ कि अलकायदा प्लानिंग बड़ा डीप करता है। जब उमर शेख आया तो टारगेट थे मुरली मनोहर जोशी और माननीय अडवाणी जी, किडनैपिंग, और टारगेट था कि मौलाना मसूद अजहर को छुड़वाना। 3 फॉरेनर्स को किडनैप किया, यूपी के मसूरी में और सहारनपुर में 2 सीक्रेट सेल्स थे जिनमें रात और दिन सीक्रेट सेल के लोग वहां पे ड्यूटी देते थे। लेकिन हमारी कैपेबिलिटी, इन्होंने हाई कमीशन को चिट्ठी भेजी कि आप 3 दिन के अंदर अगर इनको नहीं निकालेंगे तो हम इनको मार देंगे। और देखिए हमारी यूपी पुलिस में बहुत जल्दी काम किया, इन्वेस्टिगेशन का पता लगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पहुंची, इंटरोगेशन हुआ, और वो जो उमर शेख और 5 पाकिस्तानी जो टीम दिल्ली में आई वो पकड़ी गई। तो हम कैपेबल हैं, अलकायदा प्लानिंग कर रहा है, लेकिन मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, हमारी टीम बहुत अच्छी तरह से सुगठित है, हमारा कोऑर्डिनेशन है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इन्वेस्टिगेशन में सारी कड़ी सामने आएंगी। और ये जो बॉम्ब बने हैं, क्योंकि अलकायदा बड़े इंडिजिनस बॉम्ब बनाता है, इनके एक आदमी ने शू बॉम्ब बनाया था जूते के अंदर, तो ये बड़े टेक्निकल हैं और इनकी सारी चीज हमें जानकारी है, हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस तरह की कार्रवाई जो भी ये हो रही है, एटीएस ने कदम ले लिया है और हमारे कोऑर्डिनेशन से आगे हम इनकी कार्रवाई को अवश्य विफल करेंगे। ठीक है। सिर्फ खान साहब 2 लाइन में एक कंक्लूडिंग रिमार्क। देखिए, ये वो वक्त है जब इसको राजनीतिक रंग देंगे, जनता कैसे इसको माफ करेगी? क्योंकि वो भी हर किसी को अपनी जिंदगी प्यारी है। लोग सोचते हैं कि चलिए पुलवामा या जितनी आतंकी घटनाओं का आप लोग जिक्र कर रहे हैं, ऐसे किसी घटना को अंजाम से रोका है ना, 2 शब्द तो वाहवाही के बनते हैं। नहीं, अंजना जी, इस पर राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति हम तो कर नहीं रहे हैं, हम तो कह रहे हैं, देखिए हमको आपने पहले भी नहीं बोलने दिया, पूरी बात हमारी आई नहीं।
अभी भी आप जल्दी जल्दी कह रही बोल दीजिए, तो हमारी बात कहाँ आएगी, जनता कहाँ सुनेगी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो कलियां जो पकड़ी जा रही हैं, ये आ कहाँ से रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे पहुंच रहे हैं। अलकायदा कोई छोटा मोटा संगठन थोड़ी है, वो अलकायदा इंटरनेशनल संगठन है। और लखनऊ में कैसे आ गया, लखनऊ में किस रास्ते से आया, और कितने दिन से यहाँ पर रहकर ही वो काम कर रहा था। मैं इस पर सवाल उठा रहा हूँ, पकड़ा एटीएस में, उसको स्वागत करता हूँ मैं, लेकिन इतने दिन से यहाँ पे काम हो रहा था, ये इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं है क्या, ये देखने की जरूरत नहीं क्या, वहाँ के थाने के लोगों को देखने की जरूरत नहीं क्या, वहाँ पर मुद्दे बनाए रखते हैं, आपने हर मुद्दों को कर सकते हैं। अच्छा सवाल पूछा आपने, त्रिपाठी जी एक लाइन में जवाब दीजिए, वक्त की कमी है। त्रिपाठी जी मैं बता दूं, एक लाइन में जवाब दीजिए, बड़ा सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, ये जो मिनहाज आज पकड़ा गया है या मसीरुद्दीन पकड़ा गया है, या कोई अफगानिस्तान और पाकिस्तान से नहीं चल के आया है, यही लखनऊ के है। संकट ये है कि इनका मानसिक जो इनका जो ब्रेन वॉश किया जाता है ना, वो ब्रेन वॉश इंटरनेट और तमाम ऐसे मीडियम से किया जाता है जिसको रोक पाना संभव नहीं है। इसको रोका जा सकता है अगर अहमद खान साहब जैसे लोग आगे बढ़कर के इन सब लोगों को समझाने की कोशिश करें। चुनौती बड़ी है, धर्म के मजहब के विरुद्ध है। 7 साल तक सऊदी अरब में रहा, ये विदेश में रहा, ये 7 साल तक विदेश में रहा, ये अब विदेश से आया यहाँ पर, मानिए इस बात नहीं तो क्या नहीं, आप बंद कराना चाहते हैं क्या? अरे भाई आप बंद कराना चाहते हैं क्या? कोई विदेश में जाए? अरे भाई बंद कराइए जो जिहाद के नाम पर, मजहब के नाम पर जो उकसाने की प्रक्रिया है ना, उसको बंद कराइए, उसको बंद कराइए। और सरकार करा रही है, सरकार पूरा प्रयास कर रही है। अब तक जो मजहब के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति जो करते रहे ना, उस राजनीति के नाते नुकसान होता है। अरे जो सिंपैथाइजर हो जाते हैं ना, मजहब के आधार पर, कौम के आधार पर जो सिंपैथाइजर हो जाते हैं ना, अलग थलग करिए, आतंकवादी है, आतंकवादी के पक्ष में ये बहस अनंत है, इसके कई सारे रंग आपको दिखने लगेंगे इस बहस में। लेकिन आतंकवाद, आप दोनों का धन्यवाद, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।